लिज ट्रस्ट ने 44 डेज के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया, हार मान ली, शिकस्त मान ली। वो खातून, वो लेडी कि जब वो इस ओहदे पर आई थी तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो बातें की थी तो कहा था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। अब एफटीए की जरूरत आपको, हमको नहीं है। आपको बिजनेस चाहिए, हमको। अगर आपको बिजनेस चाहिए, इट हैज टू बी रिलेशन ऑफ इक्वल्स। भाई आप ये सब बकवास करोगे और यू एक्सपेक्ट अस टू काइंड ऑफ लिटरली, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली इतना सबसे कम जो टाइम की जो ब्रिटिश पीएम है वो ये रही हैं, लिज साहिबा। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इंडिया फैक्टर क्या है और क्या ऋषि सुनक वापस आ सकता है? हाउ डू यू सी दिस? हम सॉवरेन गवर्नमेंट्स के वर्किंग में, उनके कामकाज में इंटरफेयर नहीं करते। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वो जो हो रहा उनके कर्म है, उनका लेना है, उनका देना। हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, हमारे एक दो मसले थे जो वहां अटक गए थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 43 दिन चली है सरकार। पीएम पब की बात 43 दिन जा रहा है अब। थप्पड़ और मुक्के चले हैं यूके की पार्लियामेंट में, ये सब होते हुए थप्पड़, मुक्के, हाथापाई, आर्म ट्विस्टिंग, ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर। इतने सख्त नाराज़ थे उनकी अपनी पार्टी के लोग भी, कंजर्वेटिव्स भी और लेबर पार्टी भी, कि वहाँ पर बाकायदा हाथापाई हुई है। कीपिंग सरकाज़म असाइड, 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 होम मिनिस्टर। ये वहां का अभी हिस्ट्री रहा। ये आपका मतलब ये ऐसा रहा जो आपने देखा ना, कई बार कहते थे ना हमारे क्रिकेट में कि भाई पूरी की पूरी टीम आउट हो गई 2 ओवरों में, वो वाली हिसाब हुआ। अब ऋषि सुनक आते नहीं आते उस पर बाद में आते। देखिए चीमा साहब, यूके की हालत है खराब इकोनॉमी की। यूके ऑलरेडी रिसेशन में, एसएनपी कह चुका है। ये मैं आपको शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था, यूरोप रिसेशन में जाएगा, सबसे पहले यूके जाएगा। याद है आपने एक बार मुझे पूछा था कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। आज मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अपना अपॉइंटमेंट पहले करवा लो, फिर डिसअपॉइंट होना। अपनी हालत देख लो पहले, क्या इंडिया तो बहुत सही जा रहा है। आप उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, चीमा साहब, वी आर नॉट सेलिंग मसाज। अपॉइंट, इफ यू आर दे हैप्पी और दे डिसअपॉइंटेड, वी डोंट केयर, वी लुक फॉर आवर इंटरेस्ट। देखिए व्हेन कंट्री हैज इट्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, आप यूके बन जाते हो। आज इकोनॉमिक आउटलुक देखिए 0.2 0.6% 2 क्वार्टर का, हमारा तो 13.5% था लास्ट क्वार्टर। एंड अगले साल का इकोनॉमिक आउटलुक देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए। नाउ यूके इज लिटरली डाउन द पेरल। और इसमें एक और चीज क्या हुई, आपको याद होगा बोरिस जॉनसन साहब यहाँ आए थे, मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना दिवाली से पहले करना है, क्योंकि $20 बिलियन उनके बढ़ते। यूके में 3rd हाईएस्ट इन्वेस्टर्स हम हैं, ठीक है चिमा साहब। हमारी ट्रेडिंग लिस्ट में 18वीं नंबर पे आता। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर ट्रेड, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन आवर ट्रेड। अब उनका कहना था चीमा साहब कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करोगे तो हमारा 10 से $20 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा। जेट आपको हमें बेचना था। अब फिर आपने देखा यूके में टर्मोइल आया तो लिज ट्रस चुन के आती है। लिज ट्रस के केस में बोरिस जॉनसन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आप हर एक को वोट करना एक्सेप्ट ऋषि सुनक। ये भी उन्होंने रिकॉर्ड कर, कोई चोरी छुपी बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा थी कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर आए ताकि उनके आने का ऑप्शन वापस रहे। अब ये आई तो इन, अब यहाँ होता क्या है, जब ये सब चलता रहा, यूके में आप जा रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस है। यूके में आप जा रहे हैं कि यूके का इंटरेस्ट रेट अभी 3.5% से ज्यादा हो गया सेंट्रल बैंक का, राइट। रिसेशन में ही ऑफिशियली बोल दिया, इस साल उठेगा नहीं, ये ऑफिशियली बोल दिया। अगले साल भी अगर पॉजिटिव में रहा तो पता नहीं। जर्मन का आउटलुक -0.3%, जो हमसे एक इकोनॉमी ऊपर है। और अभी तो विंटर शुरू हो रहा चीमा साहब, विंटर शुरू होगा, एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन 3 टाइम्स। तो मतलब एवरीथिंग, एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल एंड यूरोप में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, और यूके में तो सबसे ज्यादा है। और जो इनका मिनिमम वेजेस है, जो इनके बेनिफिट्स है, वो बहुत ज्यादा है। और मतलब, और सच बताऊं ये कि आज ये ऐसा कौन सी चीज बना रहे जो दुनिया में मतलब इनके बिना नहीं आएगी। अभी तो दिक्कत एक और है, आपने सुना होगा रॉयल एयरफोर्स के पायलट, आपको पता है आजकल कहाँ जा रहे ट्रेनिंग देने? रॉयल एयरफोर्स के पायलट आजकल चाइना जा रहे ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग सो कॉल्ड ट्रेनिंग देने। अब रॉयल एयरफोर्स के पास F-35 भी है, अपाची भी है, चिनूक भी है। चाइना इन सबको बनाने की फिराक में 2-2 ढाई लाख में ये लोग चाइना जा जाके ट्रेनिंगें दे रहे हैं, 2-2 3-3 महीने के। अब उसमें क्या है क्या नहीं, ये तो है हालत इकोनॉमी की। अब इनका एक सेविंग ग्रेस था एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब वहां एक बहन जी है सुला ब्रेमन, है तो इंडियन ऑरिजिन की, फादर शायद गोवा से है और मदर कहीं कीनिया वीनिया से, पर इंडियन ही है, इंडियन ऑरिजिन की है। उन्होंने एक पीछे चीमा साहब 5-7 दिन पहले बम फोड़ दिया। उन्होंने बोला उस एफटीए में एक पार्ट था मोबिलिटी, कि लोग आएंगे जाएंगे, होगा होगा। बोले कि नहीं नहीं, मुझे एफटीए चाहिए, बट आई डोंट वांट इंडियंस। इंडियन यहाँ ओवरस्टे करते हैं, वी हैव प्रॉब्लम्स विद दैट।
तो हमें तो आ गया गुस्सा। हमने कहा भाई एक बात बताओ, तुझे हमें पैसा चाहिए, तुम्हारा हमारा डॉलर चाहिए और तुम्हें इंडियन नहीं चाहिए। मतलब इट कैन, यू कैन नॉट हैव टू वेज आउट। अब वही है ना कि मोर लॉयल देन द किंग। मैंने आपके एक बार शो पे बोला था, चाल बार और खाल कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट कोई भी बदल दो। अब बहन जी को अपनी लॉयल्टी गोरों से भी ज्यादा दिखानी है, शी हैज टू बी मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिश देमसेल्फ। तो उन्होंने क्या जी, इंडिया पे सोचा कि पॉलिटिकल निशाना वहां लगा लूं। वो हुआ तो हमारे टीवी पे काफी डिबेट वेट में, नेशनल टीवी में मैं भी था। और फिर उसके बाद वो एक और उनका साल हुआ था, कहता आई एम प्राउड ऑफ द राज। भाई राज में बड़ा अच्छा हुआ, आई एम प्राउड ऑफ द राज बिकॉज वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ राज। राज में तो ये हुआ, राज में तो ये हुआ, ब्रिटिश राज बहुत अच्छा था। मैंने कहा यार 4 मिलियन लोग तो तुमने बंगाल में मार लिया हमारे, कोहिनूर चुरा के लेके, $45 ट्रिलियन चुरा के लेके, जीडीपी में हम कहाँ थे, 33% कंट्रोल करते थे, 1% पे छोड़ गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से कम छोड़ गए, आप 75 आ गई। लिटरेसी रेट 20 पे छोड़ गए। तुमने इतना सारा जो पैसा यहाँ से निकाला, इतनी सारी निकाली, और यू आर सेइंग यू आर प्राउड ऑफ द राज। अब चीमा साहब बात बढ़ गई इस पे। मैं आपकी बार देखिए, अच्छा ये रहा, मेरे आपने शायद ट्विटर पे देखे होंगे, मैंने वो डिबेट के क्लिपिंग्स वगैरह भी लगाए थे अपने। मैंने आपकी बार बोला, आपकी बार इंडियन गवर्नमेंट को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अनऑफिशियली कन्वे कर दिया, वी आर नॉट हैप्पी। बट हुआ क्या, आपकी बार हमने बोला, मतलब देखो भाई, जब तक आप इस लेडी को नहीं हटाओगे, देयर विल बी नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। So this is what India said. नहीं, इंडिया ने ऑफिशियली नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ हमने बोला टीवी पे, मतलब मैंने बोला, ये बोला हमने एज पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, वी सेड कि भाई जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तो हम ये एफटीए नहीं हो सकता। वहां क्या हो रहा था, वहां पार्टियां कर दी थी, ये कर दी थी, भाई एफटीए होगा, ये होगा, मतलब दैट वाज द ओनली रीजन ऑफ सेलिब्रेशन फॉर देम। अब क्या हुआ फिर धीरे धीरे बात, हाँ ये जरूर बोला गया इंडिया की तरफ से फॉर्मली, वी आर वेरी अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट्स। फिर एक और स्टेटमेंट आया। चीमा साहब आजकल कृपा इतनी हो गई है कि इंडियन गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे लोग भी बोल देते, वैसे ही काम हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या मतलब, आप देखिए क्या, कहाँ जयशंकर साहब बोले, कहाँ मोदी जी बोलेंगे, हम जैसे लोग भी बोल देते, वो मैसेज पहुंच जाता जहां पहुंचना होता है। अब चीमा साहब हुआ क्या, 2-3, अब देखिएगा मेरे ट्विटर पे 4-5 दिन पहले आपको डिबेट की क्लिपिंग्स सब मिलेंगे, और ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला, मैं कहा जब तक आप ये कैंसिल नहीं करोगे, ये नहीं कह रहा मैंने बोला, मतलब हमने बोला सबने, भाई आप कैंसिल नहीं करोगे, this FTA cannot happen. We do not trade at the cost of our honor. मतलब अभी भी आई एम 500% श्योर कि जो ब्रिटिश एड है, दे वुड बी डूइंग सम प्रोजेक्ट इन इंडिया। आप बोले कि हमने सरकार गिरा दी, नहीं गिरा दिया। हाँ, सरकार गिरने के आसपास हम कारण जरूर है, पर हमने गिराई कुछ नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करते। We don't interfere in working of sovereign governments. हाँ, if we become the reason, that is their internal politics, their debacle. What can I say on that? FTA was a fiasco which they did, and they could not afford that. I always believe they cannot afford that. So now, whatever the implications are, they are there. लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो सोर्सेज हैं वही बता रहे हैं, अंदर की खबरें मैं आपको बता रही हूँ, अंदर की खबरें ये चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा गालम गलोच और ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में तो होता ही रहता है ना, वहाँ पे तो हमें हैरानी ही इसलिए हो रही है कि हैं, लेकिन हम यकीनन कुछ ऐसे लोगों से और एक्सपर्ट से बात करेंगे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे पार्लियामेंट में। जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी उन चंद लोगों के साथ यकीनन बातचीत हुई है कि जो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ पे हालात थे वो बताने वाले नहीं थे। फिर उनका कहना था, जैसे मैंने आपको बताया है कि फाइटर एंड नॉट ए क्विटर रिजाइंस, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शुड गेट ए नोबेल प्राइज फॉर द फास्टेस्ट एवर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस। इस पर भी बात करेंगे कि लिज ट्रस ने ये फैसला क्यों किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात है कि अब क्या होगा। जिस वक्त लिज ट्रस कम्पीट कर रही थी, उसी वक्त उनके साथ एक और कैंडिडेट ऋषि सुनाक उनके साथ साथ चलते हुए बहुत आगे तक आए थे, लेकिन उसके बाद वो पीछे रह गए और लिज ट्रस कामयाब हो गई। अच्छा, पाकिस्तानी नजाद साजिद खान भी मौजूद थे उस लिस्ट में, लेकिन वो काफ़ी पहले निकल गए बाहर। तो क्या अब लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनाक के लिए जगह बनती हुई नज़र आ रही है? क्या हिंदू कैंडिडेट ऋषि सुनाक, भारतीय नजाद ऋषि सुनाक अब ये जगह लेंगे? अब इस बारे में देखिए, ये कहा तो नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी ये बात की गई थी कि कुछ ऐसे वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। एक और बात इसमें यह है कि जो अभी भी कही जा रही है कि जो राइट फिंगर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते, या वो इसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी भी ऐसा होगा? जो लिज ट्रस हैं वो तो खुद भी अपने आप को लेफ़्ट विंगर कहा करती थी कि वो लेफ्टिस्ट हैं, उनके नज़रियात के वाले से वो ये कहा करती थी। बल्कि उन्होंने जब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बादशाहत की कोई जगह नहीं रही और हमारे ऊपर जो किसी को इस तरह से, यानी इस तरह के नज़रियात उनके थे। लेकिन
अब अगर लेबर पार्टी आती है या कंजर्वेटिव्स, क्या फैसला होगा। तो इसमें एक और बात ये कही जा रही है कि वहाँ पे न्यू इलेक्शंस की बात भी हो रही है कि न्यू इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे और जनाब यूके में जो है वो इलेक्शन होंगे और उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किसकी जगह बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाली चीज़ साथ साथ चल रही है कि ख़ास तौर पर हमने देखा कि इससे पहले इंडियन मीडिया में इस पर बहुत बात की गई कि जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है वो भी भारतीय नजाद होगा, हम ये भी करके दिखाएंगे। यानी ये कि वो, क्योंकि जाहिर है कि उनके साथ चलते चलते इतने आगे तक आए और बड़े फेवरेट करार पा रहे थे, तो देखते हैं कि अब क्या होता है। अगर तो इलेक्शन होते हैं तो फिर तो पूरा ओवरहॉलिंग होगी और फिर देखेंगे कि कौन आएगा। उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन बनेगी। लेकिन अगर न्यू इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर क्या जो बाकी कैंडिडेट्स रह गए हैं उनके बीच अब होगा मुकाबला, पता चल जाएगा।